जी, तो आज हम अब पढ़ने लगे हैं प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम रेलेवेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं, ए, अ, जिसको हमें यूज करना होगा इन डिफरेंट डायग्राम्स, जहां पर हम देखेंगे कि कंज्यूमर जो है वो अगर प्राइस चेंज होती है तो वो अपने अपने कॉम्बिनेशन को कैसे चेंज करता है ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। ऑफ कोर्स, हमने यूटिलिटी अप्रोच में भी पढ़ा था कि जब प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा और उसको अपना कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा टू बी इन इक्विलिब्रियम वंस अगेन। इसी तरह से इंडिफरेंस के अप्रोच के अंदर भी हम अभी देखेंगे फाइनली कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, कहाँ होता है वो हमने पढ़ लिया। जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल आईसी, हाईएस्ट पॉसिबल आईसी जो है टेंजेंट बना रहा होता है बजट लाइन के साथ, या बजट लाइन टेंजेंट बना रही होती है हाईएस्ट पॉसिबल आईसी के साथ, लेकिन प्राइस चेंज भी होती है। तो प्राइस चेंज होने से फिर कंज्यूमर का भी कॉम्बिनेशन चेंज होगा और कंज्यूमर दोबारा से इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। तो उसको समझने के लिए हम अभी इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, तो अब प्राइस इफेक्ट हमारे पास आ गया। तो कह रहे हैं जी प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट होते हैं, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब उसका मतलब क्या है? हाँ, प्राइस इफेक्ट तो समझ आती है हमें कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड कॉज्ड बाय चेंज इन रिलेटिव प्राइस। एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई, तो अब द प्राइस इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट। एक प्रोडक्ट की प्राइस में अगर चेंज आएगा तो उससे डिमांड में कितना चेंज आएगा, इसको तो हम प्राइस इफेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन ये प्राइस इफेक्ट जो है इसको हमें डीकम्पोज करना है और इसमें से दो और इफेक्ट निकालने हैं, मतलब जो इसका पार्ट है, जो इसके कंपोनेंट है। और वो कौन कौन से हैं? एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक है इनकम इफेक्ट। इन दोनों को जमा करने से ही प्राइस इफेक्ट आता है। तो जो बिहेवियर होगा, ये जो रिलेशनशिप होगा प्राइस और डिमांड का, वो वही रहेगा, लेकिन उसमें हम सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का रोल देखेंगे कि इनका क्या रोल है प्राइस इफेक्ट में। तो पहले समझ लें कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ये कि जब किसी चीज की प्राइस चेंज होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि दो प्रोडक्ट्स हैं, मैं लेट मी जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि लेट से दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई। तो प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो बढ़ जाती है और वाई की जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब क्या होगा कि वाई जो है वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हो गया, रिलेटिवली चीपर हो गया। मतलब वैसे तो प्राइस वही है लेकिन एक्स के मुकाबले में सस्ता है अगर उसका सब्स्टिट्यूट है तो। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा? वो जो हायर प्राइस प्रोडक्ट है उससे मूव करेगा टू रिलेटिवली चीपर प्रोडक्ट, और वो वाई है। तो इस मूवमेंट को या इस बिहेवियर को कंज्यूमर के हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि कंज्यूमर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्राइस गुड टूवर्ड्स रिलेटिवली चीपर गुड। तो ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक तो ये आ रहा है। तो इसी वजह से जब होता क्या है कि जब एक्स की प्राइस बढ़ती है तो हमने ये पढ़ा है कि भाई एक्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो उसमें एक रोल ये है, डिमांड इसलिए कम होती है कि कंज्यूमर जो है वो वाई की डिमांड करना शुरू कर देता है। तो इसको हम ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, तो एक तो जो हमें नेगेटिव रिलेशन नजर आ रहा है उसकी एक वजह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है कि प्राइस बढ़ने से वो वाई को शिफ्ट करेगा, स्विच करेगा, तो एक्स की डिमांड कम हो जाएगी। ये तो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और कंज्यूमर हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है, मतलब वो हायर प्राइस प्रोडक्ट से लोअर प्राइस प्रोडक्ट की तरफ जाता है। और हम एक चीज बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है इसको ये एनफोर्स करता है, मतलब सपोर्ट करता है, आप ऐसे कह लो। सारी बात है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही कर रहा है ना कि प्राइस बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको एज अ कंज्यूमर मूव कर रहा है उस प्रोडक्ट से, मूव अवे। ठीक है, आप मूव अवे कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो इसलिए ये जो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है उसको इन्फोर्स करता है, तो ये नेगेटिव है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आता है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या है कि हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कि जब ये अभी प्राइस जो है वो एक्स की बढ़ गई है। अच्छा, दूसरी भी एग्जांपल ले लें। इसी तरह से अगर एक्स की प्राइस जो है वो कम हो जाती है
तो ऑफ कोर्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट यही होगा। ओवरऑल तो यही होगा कि एक्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन उसका रीजन है क्योंकि, सॉरी, कम कहाँ से हो जाएगी, एक्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और उसका रीजन यही है कि अब जो एक्स है वो रिलेटिवली चीपर हो गया है, क्योंकि वाई की प्राइस वही की वही है। वाई महंगा तो नहीं हुआ, लेकिन इन कंपैरिजन टू एक्स महंगा हो गया। तो ऑटोमेटिकली वो वाई की क्वांटिटी कम कर देगा, यानी कि अब शिफ्ट होगा, शिफ्ट अवे फ्रॉम क्वांटिटी वाई और एक्स की तरफ जाएगा कंज्यूमर। ये भी सब्स्टिट्यूशन फैक्ट है और ये भी नेगेटिव है। और वही बात कि कंज्यूमर हमेशा शिफ्ट करता है। वो अगर ऑर्डिनरी प्रूडेंस रखता है, वो रैशनल है, तो वो हमेशा हायर प्राइस गुड से जो रिलेटिवली चीपर गुड है उसकी तरफ जाएगा। तो वो यहाँ पर अब ऑपोजिट जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक्स की प्राइस बढ़ने से जो डिमांड में इजाफा हो रहा है उसमें सब्स्टिट्यूशन फैक्ट का रोल है। अच्छा, अब हम आते हैं इनकम फैक्ट पे। तो इनकम फैक्ट भी इसमें शामिल है। कैसे? अब आपके सर इनकम तो चेंज नहीं हो रही, इनफैक्ट हम इनकम चेंज करते भी नहीं है जब प्राइस बढ़ी है। अभी हम इसका ये वाला केस ले रहे थे ना, प्राइस बढ़ने वाला। जब प्राइस बढ़ रही है तो आपकी इनकम में कमी आ गई। आप कहेंगे सर वो कैसे? उसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा, रियल इनकम। और ये आपने एएस में अच्छे से पढ़ा हुआ है। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। तो आप ये कह सकते हैं कि मनी टर्म्स में तो इनकम नहीं बढ़ी, मनी टर्म्स में इनकम नहीं बढ़ी, वो तो उतनी ही है उसके पास, लेकिन परचेजिंग पावर उसकी कम हो गई है क्योंकि एक्स महंगा हो गया। तो अब ये चूंकि रियल इनकम आपकी चेंज हो गई, यानी कि रियल इनकम फॉल कर गई एक्स की प्राइस बढ़ने से, परचेजिंग पावर हैज फॉलन या रियल इनकम हैज फॉलन। तो अब हमने पढ़ा था कि जब इनकम अफेक्ट होता है तो उससे दोनों जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे इम्पैक्ट आता है। और उससे हमने ये भी पढ़ा था एक पीछे कि प्राइस चेंज होने से पिवटल शिफ्ट आता है और इनकम चेंज होने से पैरेलल शिफ्ट आता है। तो ये इनकम चेंज ही है, चाहे रियल इनकम ही क्यों ना हो। इसका मतलब है उस बंदे की जो कैपेसिटी है दोनों की बाय करने की, दोनों प्रोडक्ट की, वो कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि एक्स बढ़ गई है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो एक्स की कम क्वांटिटी बाय करेगा, इनकम कम हो गई है। और वाई की भी उतनी क्वांटिटी बाय नहीं कर सकेगा, यानी कि एक्स की जो क्वांटिटी वो बाय कर रहा था वो भी कम हो जाएगी। और जो वो वाई की क्वांटिटी बाय कर रहा था वो, क्योंकि अब वो दोनों को उतना नहीं खरीद सकता, क्योंकि परचेजिंग पावर ओवरऑल कम हो गई है ना, बेशक प्राइस एक्स की बढ़ी है। अच्छा, तो अब यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि प्राइस बढ़ने से एक्स की डिमांड कम हो रही है। अभी वाई को छोड़ दो ना, मैंने लिखा तो है, लेकिन हम एक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि प्राइस एक्स की चेंज हुई है। तो यहाँ पर भी प्राइस बढ़ने से एक्स की डिमांड चेंज हो गई है। तो ये भी वो प्राइस का जो इफेक्ट हमें नजर आ रहा है, नेगेटिव रिलेशन नजर आता है प्राइस और डिमांड में, ये रियल इनकम ये भी उसको इन्फोर्स कर रहा है। इनफैक्ट जो सब्स्टिट्यूशन रियल इनकम जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इन्फोर्स कर रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ना वो भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी जो डिमांडेड है ऑफ कोर्स एक्स की, वो कम हो गई है। और इसमें दोनों का रोल है। पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने किया कि जो डिमांड है उसको कम किया, और उसके बाद फिर इनकम इफेक्ट ने भी डिमांड को एक्स की कम किया। तो दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में डिमांड को लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट एक्स की, यानी कि उसको कम कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर भी डिमांड कम हो रही है इनकम फैक्ट की वजह से, और यहाँ पर भी डिमांड कम हो रही है ये सब्स्टिट्यूशन फैक्ट की वजह से। तो दोनों एक दूसरे को इन्फोर्स यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन लेकिन आपने ये समझना है कि इनकम अफेक्ट जो होता है, ये ना, अच्छा, जो इनकम अफेक्ट आपके पास होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नहीं, सॉरी, ये पॉजिटिव होता है। क्या मतलब है भाई? इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है। तो आपका ये सवाल बनता है सर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को इन्फोर्स कैसे करें, री इन्फोर्स कैसे हो रहा है? तो वो इसलिए कि जब इनकम आपकी बढ़ गई तो पॉजिटिव इफेक्ट इस तरह से है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ाता है, वो सीधी सी बात है। और इनकम
कम होने से डिमांड कम हो जाती है, तो उसने वही काम किया कि जब रियल इनकम कम हो गई है तो उसने डिमांड को कम कर दिया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन फैक्ट भी डिमांड को कम कर रहा है, इसीलिए रीइंफोर्स हो रहा है। एक ही डायरेक्शन में वो आपकी डिमांड को लेकर जा रहा है, यानी कि डिमांड को कम कर रहे हैं। इनकम फैक्ट भी सब्स्टिट्यूशन फैक्ट भी, दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों एक एक वो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट और इनकम फैक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो इनकम फैक्ट रीइंफोर्स कर रहा है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट को। तो ये आपने समझ लेनी है बात को। लेकिन ये कहाँ होता है, ऐसा होता कहाँ है? ऐसा होता है नॉर्मल गुड्स के केस, यानी कि जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा करती है। तो सारी बात है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं? नॉर्मल गुड्स जो है वो गुड क्वालिटी की आइटम्स होती हैं, और जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उनको ज्यादा लेना चाहते हैं ताकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए। तो ये उसमें होता है, ये इनकम फैक्ट पॉजिटिव रहता है। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट, अच्छा सब्स्टिट्यूशन फैक्ट हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी गुड हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम देखते हैं। लेकिन इनकम फैक्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, वो नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव होता है। अच्छा, हमने रियल इनकम फैक्ट भी देख लिया और सब्स्टिट्यूशन फैक्ट भी देख लिया। कुछ सवाल है तो आप मुझे बता सकते मुझे हैं। बता। जी सर, मेरा एक सवाल है कि सर सब्स्टिट्यूशन में तो वाई की डिमांड बढ़ रही थी क्योंकि एक्स से वाई की तरफ जा रहा था, तो रियल इनकम में क्यों वाई की फॉल कर रही है? अच्छा देखो, अच्छा अभी देखो, अभी आपको मैंने समझाने के लिए बताया है कि वाई की भी मैंने बना दी, जबकि आपको हमने एक्स को ही कंसिडर करना होता है, लेकिन समझाने के लिए वाई है। वो इसलिए क्योंकि हमने जब सब्स्टिट्यूशन फैक्ट देखा तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप एक्स को नहीं ले रहे तो भाई कोई तो लेंगे ना, आप सब्स्टिट्यूट ले लेंगे तो वाई की तो डिमांड बढ़ेगी एक्स की प्राइस बढ़ने से। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि आपकी रियल इनकम ही कम हो गई, रियल इनकम ही कम हो गई, वो तो परचेसिंग पावर को शो करता है। तो जब कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कम होती है तो ओवरऑल वो चीजों की डिमांड कम नहीं कर देता, क्योंकि रियल इनकम का ताल्लुक किसी खास प्रोडक्ट के साथ नहीं होता। आप ये समझ लो, जब हम रियल इनकम की बात कर रहे हैं तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रियल इनकम एक्स को खरीदने की कम हो गई। हम कह रहे हैं रियल इनकम ओवरऑल कम हो गई, क्योंकि रियल इनकम का मतलब ही परचेसिंग पावर होता है। तो जब परचेसिंग पावर कम होती है तो कंज्यूमर की ओवरऑल जो है वो खरीदने की एबिलिटी कम हो गई है, तो इसलिए इम्पैक्ट दोनों पे आएगा। क्या कहती हो? सर लेकिन प्राइस तो सिर्फ एक्स की बढ़ी है ना, तो फिर परचेसिंग पावर भी सिर्फ एक्स की कम होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, अब वो उसके ऊपर है वो क्या लेता है। लेकिन अब क्या वो दोनों की सेम क्वांटिटी, मैं एग्जांपल दे, दोनों की सेम क्वांटिटी बाय कर सकता है? यानी कि अगर वो एक्स को उतना ही लेता रहता है, फॉर एग्जांपल एक्स उतना ही लेता रहता है, तो वाई तो आपका कम हो जाएगा फिर। या फिर अगर एक्स कम करेगा तो फिर देखेगा वाई को परचेजिंग पावर उसकी कम हो गई है, इसकी वजह से उसे चेंज करना पड़ेगा कि मुझे क्या कॉम्बिनेशन लेना है। अब वो पहले जितनी चीजें दोनों की नहीं ले सकता, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप जो कह रहे हो कि सर वाई की सर कम क्यों कर रहे हैं, वो कम कर नहीं रहा अभी, लेकिन ओवरऑल हम अभी देखेंगे क्या होता है। लेकिन इनकम इफेक्ट यही बताता है कि परचेजिंग पावर कम है तो वो दोनों की क्वांटिटी को कम करेगा। इवेंचुअली क्या होता है वो हम डायग्राम में देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि रियल इनकम या जो परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट है वो किसी एक प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड नहीं होता। जब मैं रियल इनकम बता रहा हूँ या परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ओवरऑल ये बात हो रही है, जितनी भी चीजें लेंगे अब उनको खरीदने की एबिलिटी कंज्यूमर की कम हो गई है, चाहे वो किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से ही क्यों ना हो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड होता है, रियल इनकम इफेक्ट ऐसा नहीं होता, वो ओवरऑल हम बात करते हैं कि परचेजिंग पावर कम हो गई है तो उसका इम्पैक्ट भी हमें दिखाना होता है। ओवरऑल हम जब देखेंगे ना अभी डायग्राम में तो आपको नजर आएगा कि ओवरऑल जो है वो जो डिमांड है वो एक्स की कम हुई है एक्स की प्राइस बढ़ने से, और वाई की थोड़ी डिमांड ज्यादा ही हुई है, ये आपको नजर आएगा। लेकिन चूंकि हमने डीकम्पोज किया प्राइस इफेक्ट को, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम ऐसे करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट आपको नजर आएगा जिसको प्राइस इफेक्ट कहते हैं, उसमें आपको नजर आएगा कि वाई को ज्यादा खरीद रहे हैं और एक्स की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, ये हमें नजर जरूर आएगा। तो आप अगर अभी स्टिल कंफ्यूज हो तो फिर अभी वहां हमें पहुंचने दो, क्योंकि वो डायग्राम सामने नहीं ना आ रही हमारे अभी। तो अभी इसको यहीं पर ही होल्ड करो, और जब वो हम डिस्कस करेंगे डायग्राम, तो तब अगर आपको समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी अगेन, हम फिर इसको समझ लेंगे वहां पे। ओके सर। अच्छा जी, अब हम तब नीचे चलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो चूंकि मैं बता चुका हूँ तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। इनकम फैक्ट भी बता चुका हूँ तो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। हाँ, उसमें सिर्फ ये अब बात करूंगा कि गुड्स जो हैं वो दो तरह की हमें नजर आ रही हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं।
ठीक है। इनफैक्ट एक और तरह की भी गुड्स होती है, वो यहाँ मैंने लिखी नहीं है। एक मिनट। वो एक और तरह की नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उनको बोलते हैं गिफन गुड्स। ठीक है। गिफन गुड्स जो है ना, ये 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 असल में टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स ही होती है, इसलिए मैंने उसको इसी के अंदर कवर किया हुआ है। टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है। अच्छा, फर्क सिर्फ ये होता है, हम अभी मैं बहुत डिटेल में बात अगेन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम जब डायग्राम देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि गिफन और इंफीरियर गुड में क्या फर्क है तो गिफन गुड इंफीरियर ही, लेकिन उसमें देर इज ए स्लाइट डिफरेंस कि एस वो कोई खास इंफीरियर गुड होती है, यानी कि गिफन गुड जो है वो एक खास किस्म की इंफीरियर गुड है। उसमें होता ये है कि एक तो होता है कि गिवन गुड में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है। दूसरी ये कि बहुत ये लो वैल्यू आइटम होती है। ठीक है। और इंफीरियर गुड ओवरऑल ही मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर आप इंफीरियर गुड्स लेते हैं, वो गिफन हो या इंफीरियर हो, वो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा नहीं करते। ये आपने ध्यान में रखना। और नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जो आपकी इनकम में इजाफा करती हैं। आप गिफन गुड्स में जैसे आप वीट को ले लो, वीट का हमें ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता, अगर आपने राइस है उसको आप ले लो, ब्रेड ले लो, मतलब ये नेसेसिटीज हैं, ऑल्टरनेटिव्स के नहीं होते। ऑल्टरनेटिव इन द वे कि आपको कम प्राइस पे, ये तो गरीब ने भी खाना होता है, अमीर ने भी खाना होता है। अब आपको सिर्फ मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप ले लें सर, अब वो इसका ऑल्टरनेटिव तो नहीं है ना, वो तो एक लग्जरी है ऑफ कोर्स। तो ये आपकी गिवन गुड्स कहलाएंगी, और आपको लो वैल्यू भी होती है और साथ में इनका ऑल्टरनेटिव भी नहीं होता, और आपको ये लेनी भी होती है। एनीवे इतना ही अभी जानना काफी है। और इसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन वो यहाँ बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब तक मैं डायग्राम में डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगा आपको उतना क्लियर नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा कि जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं उनको ज्यादा कंज्यूम करने से, या जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा कंज्यूम करने से, कितने हम ले लेते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा नहीं होता। नॉर्मल गुड्स को करने से होता है। इसीलिए जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड में इजाफा होता है, बिकॉज पीपल वांट टू हैव हायर लिविंग स्टैंडर्ड। और जब इनकम कम हो जाती है तो ऑफकोर्स उनको छोड़ना पड़ जाता है। तो छोड़ना पड़ता है तो वो फिर करते क्या है, सवाल ये है, वो चले जाते हैं इंफीरियर गुड्स की तरफ। जब इनकम कम हुई, ये देखे ना, यहाँ इनकम अगर कम हो रही है तो वो एक्स को छोड़ रहे हैं, बीइंग अ नॉर्मल गुड। तो फिर वो कर क्या रहे हैं, यहाँ भी इनकम कम हुई तो उन्होंने एक्स को लेना शुरू कर दिया। तो इंफीरियर गुड्स, जैसे आपको पता है एएस में कि इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, और इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड भी नेगेटिव होती है इंफीरियर गुड्स की, ये आपने पढ़ा हुआ है। वो वजह यही है कि अब वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को लो करने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इनकम। तो फिर वो इंफीरियर गुड को लेना शुरू कर देते हैं। जस्ट इसलिए नहीं कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उन्हें पता है लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, लेकिन सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं कि भाई अब जिंदा तो रहना है, गुजारा तो करना है, वो कर रहे हैं। और इनकम अगर बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स वो फिर जो है वो इंफीरियर गुड्स को छोड़ देते हैं टू इंक्रीज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, और वो चले जाते हैं नॉर्मल गुड्स की तरफ। ये देखिए, इनकम बढ़ती है तो फिर वो एक्स को ज्यादा लेंगे, वाई को छोड़ देंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है इसमें, तो आई होप कि कोई इशू आपको नहीं है, मेरा ख्याल है ना? नहीं है ना? जी सर। हाँ, नहीं, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारे पास केस आ गया, अब असल डायग्राम हमारी शुरू होती है। क्या है जी पहला केस, व्हेन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड फॉल्स। अब हम इसके साथ साथ जो है वो डायग्राम भी बना लेंगे, अल्लाह करे कि मेरे से सही बन जाए, क्योंकि ये डिवाइस मेरे इतने कंट्रोल में नहीं है। एनीवे कोशिश करते हैं कि लाइन सीधी ही लग जाए। अच्छा, इसको हम कोशिश करते हैं, ये नीचे तो डायग्राम बनी हुई है, हम इसको यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी। अब आपको ही पता है कि नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर रही है, तो हमें पता है कि इससे बजट लाइन में क्या फर्क पड़ता है। अब हम करने क्या लगे, हम केस देख रहे हैं कि अगर नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल करती है, और तो कंज्यूमर किस तरह अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करेगा, ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्योंकि जैसे ही नॉर्मल गुड की प्राइस चेंज होती है,
कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। अब उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज हुई तो बजट लाइन में भी चेंज आ गया। और बजट लाइन आपकी परचेजिंग पावर को शो करती है। तो आपको परचेजिंग पावर के हिसाब से ही अपनी अपनी मूव खेलनी है ना, कि हम इक्विलिब्रियम में दोबारा कैसे आएंगे। तो ऑफ कोर्स बजट लाइन चेंज होगी, तो आप भी अब डिसइक्विलिब्रियम में आ गए हैं एज अ कंज्यूमर। आपको वापस जाना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और कंज्यूमर चूंकि रैशनल है, तो वो हमेशा कंज्यूमर में इक्विलिब्रियम में रहना ही पसंद करता है, ताकि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे कि अब चूंकि हम सिर्फ एक्स की, हम ना यहाँ पे चूंकि नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स एक नॉर्मल गुड है। ठीक है। तो वो हमने यहाँ ले ली, ये एक्स एक्सिस पे हमने नॉर्मल गुड ली हुई है, और वाई पे मैंने कुछ नहीं लिया। ठीक है। समझ लो वो इंफीरियर गुड है या जो भी है, हमें उससे गर्ज नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हमने नॉर्मल गुड को देखना है। और हमारे पास एक बजट लाइन है ये, और इसको हम नाम देते हैं BL। और अब हमने शो करना है कंज्यूमर की लोकेशन को। कंज्यूमर कहाँ है? हम कहीं भी यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, हम पॉइंट लेते हैं यहाँ। क्योंकि अगर एक रील में शो करना है तो हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट दिखाना है जहां पर बजट लाइन हाईएस्ट पॉसिबल IC के साथ टेंजेंट बना रही है, तो वो हम बना लेते हैं। ठीक है, चला गया ये। बजट लाइन ही चलेगी। चले, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बजट लाइन है। और ये हमारे पास आ गया IC। एक IC हमारा पहला है। और ये है इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर हम इसे ज्यूम कर रहे हैं, IC मैप नहीं बना रहे, कि ये आपका वो IC है जहाँ बजट लाइन टेंजेंट बना रही है। तो इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते, और नीचे रहने का मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। अगर नीचे वाले IC भी चले जाएंगे, जो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, मैंने एक ही IC दिखाया आपको। अच्छा, अब कंज्यूमर यहाँ मौजूद है। अब हुआ क्या कि ये आपने बना लिया पहले। अब आपने देखना है कि हुआ क्या कि कंज्यूमर जो है, वो देखा उसने कि नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल कर गई है। तो पहले बजट लाइन में चेंज आएगी। बजट लाइन को क्या होगा, बता दें। बजट लाइन चली जाएगी आगे की तरफ, क्योंकि पिवटल शिफ्ट आएगा प्राइस के चेंज होने से। पिवटल शिफ्ट आता है। अच्छा, मैं इसको ना दोबारा 1 मिनट जरा आप ठहर जाओ। मैं ना यहाँ इसको 1 मिनट, मैं लेट मी यूज जगह यहाँ पे, चलिए देखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बजट लाइन, ये IC है। इक्विलिब्रियम कंज्यूमर अभी इतनी क्वांटिटी एक्स की बाय कर रहा है, ये नॉर्मल गुड यहाँ पर है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो प्राइस चेंज हो गई, तो पिवटल शिफ्ट आएगा, यहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ी सी लाइन आगे चली गई है, कोई बात नहीं। BL1, ठीक है। बजट लाइन आगे चली गई, यानी कि वो एक्स की अब ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकता है, करने के काबिल है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, तो कंज्यूमर ऑफ कोर्स अगली बजट लाइन पे जाएगा। लेकिन हमें चूंकि डीकम्पोज करना है प्राइस इफेक्ट को, तो वो आगे तो जरूर जाएगा। मैं आगे बना देता हूँ, चलो आपको यहाँ बना दिया मैंने। कंज्यूमर यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पर भी कोई IC होगा ना ऊपर। तो 1 मिनट, ये ना IC इधर चला गया। एनीवे, ये ना एक कंट्रोल में नहीं है ना, तो इसलिए दोबारा देख लेते हैं। ये IC आपका बना हुआ है, इसको IC हमने बोल दिया, ये आगे IC1 आ रहा है यहाँ, ये। ठीक है जी, ये आ गया IC2। सॉरी, IC तो पहले मैंने लिखा, यहाँ आ गया IC1। और अब कंज्यूमर यहाँ पर, क्योंकि कंज्यूमर ने तो इक्विलिब्रियम में रहना है, T1। कंज्यूमर यहाँ आ गया, तो हमें नजर आ रहा है कि एक्स की ज्यादा क्वांटिटी वो बाय कर रहा है, क्योंकि एक्स जो है वो सस्ता हो गया। बजट लाइन भी आगे चली गई, तो अब वो अगली बजट लाइन पे चला गया, उसने अपना कॉम्बिनेशन भी चेंज किया है। और आप गौर करो तो अब आप E से E1 पे गए हैं, यानी कि कंज्यूमर जो है उसने एक्स की भी ज्यादा क्वांटिटी बाय की है। और अगर यहाँ पे कोई हम वाई गुड ले लें, तो नीचे भी आया है, कंज्यूमर नीचे भी गया है। ठीक है। और यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट भी आ रही है, नजर आ रही है हमें। और वो राइटवर्ड भी मूवमेंट हो रही है बजट लाइन पे ना। इसका मतलब ये है कि वाई को कम ले रहा है, प्रेफर कर रहा है नॉर्मल गुड को। ठीक है। अच्छा, अब
हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन फैक्ट दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएंगे, आपने याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट क्या होता है, मतलब शो कैसे करते हैं। ये हमेशा शो किया जाता है थ्रू मूवमेंट along द सेम आईसी, along द सेम आईसी। एक ही आईसी पे अगर आप मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने आईसी में भी पढ़ा था। और आपकी प्रेफरेंस जो है ना वो शो कर रहे हैं कि यार हमने वाई को नहीं लेना, एक्स को ज्यादा लेना है। ठीक है, प्रेफरेंस शो हो रही है। और एबिलिटी भी है क्योंकि आपकी बजट लाइन ऊपर है, तो आपको वहां जाने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस भी है एक्स की तरफ जाने की, और एबिलिटी भी है क्योंकि बजट लाइन तो ऊपर चली गई। तो आप क्या करेंगे, आप आ गए इस पॉइंट, मूवमेंट अलोंग द पीपीसी। इसको हम नाम दे देते हैं लेट से E2। ठीक है, और मैं इसको ये नीचे ड्रॉ कर दिया, इसको हमने X2 कह दिया। ठीक है, अभी X2 ही रहना, ऐसे ही रहने देते, कोई बात नहीं, नंबर आगे पीछे भी आया तो खैर है। अच्छा, अब ये जो हमें नजर आया मूवमेंट अलोंग द आईसी, अलोंग द सेम आईसी, ये है सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। कौन सा, ये वाला हिस्सा। यानी कि ये जो आप X से X2 की तरफ जा रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। अच्छा, अब क्या होगा, ये तो हमें नजर आ गया। अब आपको इनकम फैक्ट का बताया था कि इनकम फैक्ट क्या होता है कि दो दो वो पैरेलल शिफ्ट होता है। तो यहाँ पैरेलल शिफ्ट तो हो नहीं रहा, यहाँ तो आपका पिवटल शिफ्ट हुआ हुआ है। तो आपको एक इमेजिनरी बजट लाइन बनानी पड़ेगी ताकि पैरेलल शिफ्ट दिखा सकें। तो हम, और वो कहाँ से बनाएंगे, उसकी दो चीजें हैं। एक, वो नई बजट लाइन के पैरेलल होना चाहिए ऐसे। और वो जो आप जहां पहुंचे हैं सब्स्टिट्यूशन फैक्ट के बाद, वो एक, सर सब्स्टिट्यूशन रुपया इफेक्ट जो है और नहीं वो हुआ, चलता है। तो वो जो है, पुरानी वाली आईसी पे क्यों दिखाया है? ये हमने क्या किया, एक पैरेलल बजट लाइन ड्रॉ की है, किसके, नई बजट लाइन के। और इसको नाम दे देता हूं मैं BL0। ये किसके पैरेलल है, BL1 के, क्योंकि BL1 नई बजट लाइन है। एक तो ये आपने ख्याल रखना। दूसरा, वो किस पॉइंट से गुजरेगी, जहां पर कंज्यूमर सब्स्टिट्यूशन फैक्ट के बाद पहुंच चुका है, उसके वहां से टच करके गुजरेगी। ये जरूरी है, यानी कि ये जरूरी है। अच्छा, जब आपने ये काम कर लिया, उसको टच कर रही है और पैरेलल भी जा रही है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये करना है कि अब यहाँ पे भी पॉइंट हमने ले लिया, क्या ले लेते हैं पॉइंट यहाँ, E2 तो लिया हुआ पहले ही, ठीक है। अब कंज्यूमर यहाँ से आगे मजीद जा रहा है, यानी कि X2 से X1। अब आपको पता है कि ये दो पैरेलल बजट लाइंस के दरमियान मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इनकम फैक्ट। यानी कि ये X2 से X1 की जो हमें नजर आ रहा है गैप या जो मूवमेंट है, ये इनकम फैक्ट है। और अगर हम इसकी टोटेलिटी में देखें तो ये जो पूरे का पूरा हो रहा है, यानी कि एक्स से आप X1 पे जो मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकम फैक्ट है वो क्या है, X2 से लेके X1 तक। और जो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट है वो X से X2 तक है। और ये जो X से X1 है, ये टोटल प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि दोनों को जमा करने से आ रहा है। और अब आप देखो, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट और जो इनकम फैक्ट दोनों जो नॉर्मल गुड की डिमांड है उसको एक ही तरफ लेके जा रहे हैं। किस तरफ बढ़ा रहे हैं, राइट साइड में लेके जाई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकम फैक्ट है। और आप देख रहे हैं कि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जी। अब अच्छा, ये मैंने अभी डायग्राम बना दी है, लेकिन मैं कल इसको शायद सोच रहा हूँ कोई और सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इसमें मेरा इतना हाथ सीधा नहीं है। एनीवे, और ये डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। एनीवे, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जी सर, बहुत कंफ्यूजन हो गई है, मुझे कुछ समझ ओके, नहीं ऑल आ राइट रहा। ऑल राइट ऑल राइट, कोई कोई मसला नहीं है। मुझे अंदाजा था कि कंफ्यूज होगी, तो इसलिए, क्योंकि ये आप कह लो कि A2 इकोनॉमिक्स में जो मुश्किल तरीन डायग्राम है उनमें से एक है। इसके अलावा शायद एक और टॉपिक है जिसमें डायग्राम थोड़ी ज्यादा कर्व्स आ जाते हैं, और एक ये है, बाकी इतनी मुश्किल नहीं है। तो अभी आप इसी को ऐसे ही समझो, अभी आपका काम क्या बनता है। अच्छा, अभी ये कि ये ना जो मैंने बनाया है जो वो डायग्राम भी छोटी बनी हुई है, तो उतनी शायद क्लैरिटी नहीं आई। तो मैं या तो अब कल हम क्लास रखते हैं ना, तो उसमें फिर डायग्राम या तो बनी बड़ी बनाऊंगा, या मैं दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेता हूँ जैसे पेंट है। तो उसमें मुझे लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती, वो लाइन खुद ही दे देते हैं। तो वो फिर उसमें शायद ज्यादा क्लैरिटी आपको नजर आ जाएगी। उसमें एक और चीज है, क्योंकि ये जो नई बजट लाइन होती है, इसको टेंजेंट बनाना होता है वो जो जिस पॉइंट से वो गुजरती है। लेकिन एनीवे, मैं अभी यहाँ पे चूंकि वो मैसअप हो जाना था, तो मैंने इसको वो नहीं बनाया।
जैसे कि अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं जो नीचे नजर आ रही है आपको, और कल इसको हम बनाएंगे भी। अ, अब आप गौर करो, ये जो बजट लाइन है आपके पास, मैं यहाँ पे भी आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो आपकी पहले बजट लाइन थी, ये वाली, ठीक है। और जब प्राइस आपकी कम हो गई तो बजट लाइन चली गई यहाँ पर। ये तो हमें समझ आती है। और कंज्यूमर पहले कहाँ था? कंज्यूमर यहाँ पे मौजूद था।